Hello, welcome to HR World. Today I am going to discuss about Industrial Employment Standing Orders Act 1946, which is a very important act, not only for the students who are studying HR, but those students who are preparing for UGC NET and also for HR managers. So now I am going to discuss the details about the act. अब हम इस एक्ट की डिटेल्स बातें बताते हैं आपको। तो जैसा आपने देखा, इसका नाम है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और इसे बनाया गया था यूनिफॉर्मिटी इन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कर्स लाने के लिए। मतलब ये है कि जब तक ये एक्ट नहीं आया था तो एम्प्लॉइज के बेसिकली वर्कर्स के कंडीशन ऑफ सर्विस जो थे वो डिफाइंड नहीं थे। कोई एक्ट ऐसा नहीं था जो बताता हो कि उनके कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होनी चाहिए और उसमें क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। जैसे वर्किंग आवर्स की बात हो, या फिर जैसे छुट्टी की बात हो, या लंच आवर्स की बात हो, या अगर कोई मिसकंडक्ट होता है तो मिसकंडक्ट के केस में भाई कैसे उन पर एक्शन लिया जाएगा, कौन सा मिसकंडक्ट ग्रेव है, कौन सा माइनर है, कौन सा मेजर है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई थी। तो इसलिए लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1944 टू 46 ने कहा कि एन इंडस्ट्रियल वर्कर हैज़ द राइट टू नो द टर्म्स एंड कंडीशन विच ही इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो, सो दैट कि उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो और एम्प्लॉयर्स को भी क्लियरिटी हो कि भाई उसे क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए वर्कर्स को, क्या रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए वर्कर्स के लिए, और डिसिप्लिन कैसे ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे, सो दैट कि इंडस्ट्री में पीस बनी रहे और कोई स्ट्राइक नहीं हो, किसी तरह की कंफ्लिक्ट नहीं हो। Objectives, scope and applicability of the act. So the first object or the objective of the act is to require employers to define the conditions of work. तो कंडीशन ऑफ वर्क जो होती है वो डिफाइन करना इस एक्ट की फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सो दैट इट कैन बी क्लियर टू एवरीबडी, टू द एम्प्लॉय, टू द एम्प्लॉयर एंड टू द इवन लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक जैसे काम करने वाले एक तरह के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है एम्प्लॉयमेंट की वो एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज होगी, स्ट्राइक्स नहीं होंगे, लॉकआउट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इज टू फॉस्टर हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। इट मीन्स दैट एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच के जो रिलेशन होंगे अच्छे होंगे, क्योंकि कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी, सारा कुछ क्लियर होगा। टू रिक्वायर वर्कर्स टू डिफाइन द कंडीशन ऑफ वर्क। नाउ काम करने की जो दशाएं होती है, काम करने की जो कंडीशन होती है वो वर्कर्स के सामने क्लियर होगी, ताकि वर्कर्स को कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये एक्ट अप्लाई कहाँ होता है? दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। और बेसिकली ये सबसे पहले उन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पर अप्लाई होता है जहाँ 100 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, बट गवर्नमेंट चाहे तो इस नंबर को चेंज कर सकती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो अपने एरियाज में जहाँ 50 से ज़्यादा वर्कमैन है वहाँ भी वो इस एक्ट को अप्लीकेबल कर सकती है। बट फॉर योर नॉलेज यू शुड हैव गॉट दिस नॉलेज कि जहाँ भी 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन काम करते हैं वहाँ ये बिल्कुल अप्लीकेबल होगी, फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, या पिछले 12 महीनों में भी वो काम करते थे। इस एक्ट में कुछ डिफिनेशंस दी गई हैं। एक सर्टिफाइंग अफसर होता है, इट मीन्स ए लेबर कमिश्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफाइंग द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होती है, जो टर्म्स ऑफ कंडीशन होते हैं वर्कर्स के, उसको सर्टिफाई करने के लिए एक सर्टिफाइंग अफसर होता है जो लेबर डिपार्टमेंट का एक सीनियर अफसर होता है। वो लेबर कमिश्नर हो सकता है, ज्वाइंट कमिश्नर हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, और उसका काम है कि जो एम्प्लॉयर ने स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए उसको वो सर्टिफाई करता है। और इसमें एक्ट में एक अपीलेट अथॉरिटी भी है। अगर सर्टिफाइंग अफसर के डिसीजन से वर्कमैन या एम्प्लॉयर सेटिस्फाई नहीं हो, जैसे कि अगर उसने रिफ्यूज कर दिया या उसने मॉडिफाई कर दिया स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे, तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। और इट रेफर्स टू एन अथॉरिटी विच इज अगेन अपॉइंटेड बाय दिस गवर्नमेंट, appropriate government naturally, in certain cases the central government, in other cases the state government। जैसे रेलवे का केस होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ सीइंग एंड टू अपील प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और एनी ऑफ द वर्कमैन। तो अगर सर्टिफाइंग अफसर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है वर्कमैन या एम्प्लॉयर, तो अपीलेट अथॉरिटी के पास वो अपील कर सकते हैं और अपीलेट अथॉरिटी की जो डिसीजन होगी वो फाइनल होगी। अब इसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर्स की हम बात करते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है? द रूल्स पर्टेनिंग टू वर्किंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू बी सबमिटेड बाय एम्प्लॉयर। तो उस एस्टेब्लिशमेंट पे जो काम करने के रूल्स होंगे और जिसे एम्प्लॉयर सबमिट करता है सर्टिफाइंग अफसर को, उसे ही हम स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं।
और इसकी यही वैल्यू होती है जो किसी एक्ट की, किसी रूल की, किसी रेगुलेशन की होती है। तो मतलब इसके बेसिकली दो स्टेप होते हैं, एक एम्प्लॉयर ने स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया और दूसरा उसे सर्टिफाइंग अफसर ने सर्टिफाई कर दिया, और कुछ केसेस में अपीलेट अथॉरिटी ने उसको फाइनली सर्टिफाई किया। तो इसके बाद ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स की वही वैल्यू हो जाती है जो किसी रूल या रेगुलेशन या एक्ट की होती है, और जो भी इसको नहीं मानता है तो उस पर इस एक्ट के अंदर कानूनी कार्रवाई होती है। अब इसमें सर्टिफिकेशन की प्रोसीजर क्या है या मॉडिफिकेशन अपील की। Within 6 months from the date on which this act is applicable to an industrial establishment, the employer of an industrial establishment is required to submit to certifying officer 5 copies of the draft of standing orders। तो मतलब ये जब से एक्ट एप्लीकेबल होता है उसके 6 महीने के भीतर आपको एक ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाकर 5 कॉपियों में सर्टिफाइंग अफसर को देना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई ये 6 महीने, तो एक्चुअली जब एक्ट बनी थी उस हिसाब से इसने बताया हुआ है। अब आज के डेट में तो जब भी कोई इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट है और जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट के डेट से ही उस पर अप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स की 5 कॉपीज होती है जो सबमिट करनी पड़ती है सर्टिफाइंग अफसर को। जैसे ऑफिस कॉपी होती होगी, ट्रेड यूनियंस को दी जाती है, ऑफिस में रखी जाती है, तो सो दैट फॉर डिफरेंट पर्पसेज 5 कॉपीज को इसकी ली जाती है। प्रपोज टू बी अडॉप्टेड बाई हिम इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। और ये ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, जिसे एम्प्लॉयर सोचता है कि भाई हमें अप्लाई करनी है अपने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे या फैक्ट्री में। टुगेदर विद द प्रेस्क्राइब्ड पार्टिकुलर, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म ए में जमा करना पड़ता है। टुगेदर विद द प्रेस्क्राइब्ड पार्टिकुलर्स ऑफ वर्कमैन, जिसमें वो बताना पड़ता है कि आपके पास कितने वर्कर हैं, किस कैटेगरी के वर्कर्स हैं, उनकी पोजीशन क्या है। एम्प्लॉयड एंड नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, कितने तरह के ट्रेड यूनियन आपकी फैक्ट्री में है और किन ट्रेड यूनियन से वो जो एम्प्लॉइज बिलोंग करते हैं, तो सारे डिटेल्स देने होंगे। मतलब ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब ये नहीं केवल अपना स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाया, आपने ये भी बताना होगा कि कितने तरीके के वर्कर्स आपके पास हैं, किस यूनियन से एफिलिएटेड हैं और उनके रैंक क्या है, उनके पोजीशन क्या है। ऑन रिसिप्ट ऑफ द ड्राफ्ट, जब उसे ड्राफ्ट मिल जाती है, द सर्टिफाइंग अफसर सेल फॉरवर्ड ए कॉपी देयर ऑफ टू द ट्रेड यूनियन। वो ट्रेड यूनियन जिसको आप वर्कर्स यूनियन भी कहते हो, उसे एक कॉपी देगा। और टू द वर्कमैन रिक्वायरिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी, which the workman may desire to make to the draft standing orders to be submitted by him within 15 days from the receipt of the notice। तो इसको एक बार फिर से समझ लो। On receipt of the draft, the certifying officer shall forward a copy of the standing orders to the trade union, if any of the or the workman, अगर उसके पास कोई ट्रेड यूनियन है तो, और नहीं अगर ट्रेड यूनियन है तो जनरल वर्कमैन को भेज सकता है, जिसमें पूछा जाएगा कि भाई क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है। अगर किसी तरह की ऑब्जेक्शन होगी तो सबमिशन के 15 दिन के भीतर उसे बताना पड़ेगा ट्रेड यूनियन को। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियन नहीं भी हो सकती है, तो वर्कमैन में कोई भी बता सकता है कि भाई मुझे इस प्रोविजंस पे ऑब्जेक्शन है, तो वो उसको सबमिट कर सकता है सर्टिफाइंग अफसर के पास अपने ऑब्जेक्शन को। देन द सर्टिफाइंग अफसर शैल डिसाइड वेदर और नॉट एनी मॉडिफिकेशन और एडिशन टू द ड्राफ्ट इज नेसेसरी। और ट्रेड यूनियन की ओपिनियन आने के बाद वो डिसाइड करेगा सर्टिफाइंग अफसर कि भाई उसकी बात को हम माने, इसमें हम स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ चेंज कर दें या इसमें हम कोई चीज़ को ऐड कर दें और या इसको नहीं करें, सो दैट कि हम इसे सर्टिफाई कर सकते हैं। और जो भी उसे करना होगा तो उसके हिसाब से वो एक ऑर्डर राइटिंग में करेगा कि मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया या मैंने इसे एडिशन कर दिया, इन चीज़ों को मैंने जोड़ दिया। द सर्टिफाइंग अफसर सेल देयर अपॉन सर्टिफाई द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। उसके बाद जब ट्रेड यूनियंस के पास उसे ऑब्जेक्शन मिल गई तो वो क्या करेगा, सर्टिफाइंग अफसर उसे सर्टिफाई कर देगा ड्राफ्ट ऑर्डर्स को, और उसकी सेल सेंड विद इन 7 डेज, और 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी भेजेगा टू एम्प्लॉयर एंड टू द ट्रेड यूनियन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन। तो जैसे ही उसने सर्टिफाई किया उसके 7 दिनों के भीतर उसे कहाँ भेज देगा, एम्प्लॉयर के पास भेज देगा, ट्रेड यूनियन के पास भेज देगा, और वर्कमैन के और कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके पास भेज देगा, जिससे कि वो इसको स्टडी कर ले। अपील, एन एम्प्लॉयर, वर्कमैन और ट्रेड यूनियन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द सर्टिफाइंग अफसर। जैसे मैंने कहा कि वर्कमैन के पास मामला उसने भेजा, पहले वर्कमैन ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया बट सर्टिफाइंग अफसर ने उस ऑब्जेक्शन को नहीं ऐड किया या मॉडिफाइड नहीं किया, तो और उसने सीरियस कहा कि भाई मैंने सर्टिफाई कर दिया, तो अब इसके बाद वर्कमैन क्या कर सकता है या ट्रेड यूनियन, तो उसके ऑर्डर के खिलाफ 30 दिनों के भीतर अपील में चला जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास, और जो उसकी डिसीजन होगी वो फाइनल होगी। तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। Any employer, workman, trade union aggrieved by the order of the certifying officer may within 30 days appeal to the appellate authority whose decision shall be final। और appellate authority जो भी होगी उसकी decision final होगी, उसको question आप नहीं कर सकते हैं। The appellate authority shall within 7 days of its order send copies to the certifying officer, to the employer and to the trade union copies of the standing orders
एज सर्टिफाइड बाई इट एंड ऑथेंटिकेटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जब मामला आता है तो हो सकता है वो वर्कमैन की बात सुने या एम्प्लॉयर की बात सुने, और उन्होंने कुछ अगर मॉडिफिकेशन की बात कही हो तो उसको कर सकता है या नहीं कर सकता है, और उसके बाद अपने ऑर्डर के 7 दिनों के भीतर इसकी कॉपी वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज देगा, एम्प्लॉयर को भेज देगा और ट्रेड यूनियंस को भेज देगा, और उसके बाद इसकी जो ऑर्डर है वो फाइनल हो जाएगी, ऑथेंटिकेटेड हो जाएगी। द affiliate authority has no power to set aside the order of the certifying officer. It can confirm or amend the standing orders. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर सर्टिफाइंग अफसर ने कोई ऑर्डर दिया है तो अपीलेट अथॉरिटी उसको सेट असाइड नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता, वो उसको कंफर्म कर सकता है कि ठीक है आपने जो सर्टिफाई किया मैं सर्टिफाई कर सकता हूँ, या अमेंड कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि अगर किसी चीज़ों को वर्कमैन ने कहा कि भाई इन चीज़ों को आप चेंज कर दीजिए, तो उस बात को मानकर उसको चेंज कर सकता है या उस बात को नहीं मानकर कंफर्म कर सकता है, बट हाँ वो उसके ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए मॉडिफिकेशन के राइट्स तो उसको फिर भी है, और जो उसने फाइनली मॉडिफाई कर दिया तो उसे ही फाइनल माना जाता है। डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स कब से लागू होती है, ऑपरेशन कब से इसकी अप्लाई होती है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स विल अनलेस एन अपील इज प्रेफर्ड। अगर अपील, जैसे मैंने बताया कि अपील में कोई साइड जा सकती है, अगर वो अपील में नहीं जाती है तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स कम इनटू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ द सेम आर सेंट। तो जब अपने सर्टिफाई करने के बाद जब सर्टिफाइंग अफसर ने इसको भेज दिया ट्रेड यूनियन के पास और बाकी लोगों के पास, तो उसके 30 दिन एक्सपायर होने के बाद ये अप्लीकेबल हो जाती है, ऑपरेशनल हो जाती है। लेकिन अगर अपील में कोई वर्कमैन चला गया या एम्प्लॉयर चले गए, तब उसके बाद ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी आर सेंट। अब अपीलेट अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर किया है तो उसके ऑर्डर के 7 दिनों के भीतर ये ऑपरेशन में आ जाती है, सो दैट कि ज़्यादा डिले नहीं हो। इसलिए ये बताया गया कि भाई स्टैंडिंग ऑर्डर्स कब से ऑपरेशनल होती है। रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ए कॉपी ऑफ ऑल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज फाइनली सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट शैल बी फाइल्ड बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर इन रजिस्टर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो जितने भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स है जिसको फाइनली सर्टिफाइड किया गया है, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने किया हो या मॉडिफिकेशन के साथ अपीलेट अथॉरिटी ने किया है, उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर, उसकी डिटेल्स को रखा जाएगा। अब आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन होता है, बट अदरवाइज उसको हार्ड कॉपी भी रखना है। इट सेल फर्निश अ कॉपी ऑफ इट टू एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। अगर आप वर्कमैन हो, आप इंटरेस्टेड हो कि मुझे जानना है भाई स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है, तो आप कुछ पैसे उसके जमा कर सकते हैं जो अथॉरिटी फिक्स करेगी, और उसके पेमेंट पे आपको प्रिस्क्राइब्ड फीस पे आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स मिल जाएगी। जो अच्छी कंपनी होती है तो वो एक बुकलेट के फॉर्म में या बुक के फॉर्म में स्टैंडिंग ऑर्डर्स रखती है, कोई भी बंदा स्टैंडिंग ऑर्डर्स को देख सकता है एचआर डिपार्टमेंट में जाकर। Posting of standing orders, or pasting you can say. The text of the standing orders finally certified shall be prominently pasted by the employer in English and in the language understood by the majority of the workmen। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली वर्कमैन के लिए होता है, और वर्कमैन उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इसलिए वर्कमैन जहाँ जहाँ पे भी वो, जैसे मेन गेट से आते हैं, जहाँ से वो जाते हैं, या कैंटीन के पास या ऑफिस के पास, उन सभी जगहों के नोटिस बोर्ड पर ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स पेस्टेड होनी चाहिए। वो 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज की जो भी होती है पेस्टेड, ताकि सबको पता चले भाई क्या हमारी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है। और उसके लिए एक स्पेशल बोर्ड होना चाहिए जिसका पर्पस ही यही होना चाहिए, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। और ये कहाँ होना चाहिए? एट और नियर द एंट्रेंस थ्रू विच द मेजॉरिटी ऑफ वर्कमैन इंटर द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। जहाँ से वर्कमैन इंटर करते हैं और ये जहाँ से निकलते हैं, और उसके अलावा ऑफिस वगैरह के पास भी लगाया जा सकता है। वेन द स्टैंडिंग ऑर्डर्स बी मॉडिफाइड। तो जब एक बार स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई हो गया तो क्या भाई उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये फाइनल है। अंडर सेक्शन 10A, स्टैंडिंग ऑर्डर्स फाइनली सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी मॉडिफाइड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के पहले आप इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, ताकि इसका कोई मजाक न बन जाए, इसको लोग सीरियसली ले। इसलिए 6 महीने तक आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स में कोई चेंज नहीं कर सकते, until the expiry of 6 months from the date on which the standing orders or the last modification thereof come into operation, unless the agreement provide otherwise। बट हाँ, अगर वर्कमैन के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाए तब फिर ये मॉडिफाई हो सकता है। दोनों ने ज्वाइंटली कहा सर्टिफाइंग अफसर को कि भाई हम चाहते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, क्योंकि जॉब के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु मे अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन। An employer or workman may apply to certifying officer to have the standing orders modified.
Such application must be accompanied by 5 copies of the modification proposed to be made. अब अगर एम्प्लॉयर ने कहा हो या वर्कमैन ने कहा हो कि भाई इसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो आप चाहते हो मॉडिफिकेशन, उसकी 5 कॉपीज आप दोगे, सबमिट करोगे सर्टिफाइंग अफसर को, और उसके बाद वही प्रोसेस होगी। वो सर्टिफाइंग अफसर उसको दूसरे पार्टी को देगा। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने सबमिट किया तो वर्कमैन को भेजेगा, अगर वर्कमैन ने सबमिट किया तो एम्प्लॉयर को भेजेगा, और उसके बाद वो अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसके हिसाब से उस चीज़ को वो मॉडिफाई कर देगा। अब इस एक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन एक है सेक्शन 10A में, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेज। आपने सबको पता होगा कि नौकरी में जब कोई गलत काम करता है या उस पर किसी तरह की डाउट होती है तो उसे कभी न कभी सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंशन का मतलब होता है सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। सस्पेंशन के बाद दो ही चीज़ होती है, या तो नौकरी में वापस आ जाता है अगर इंक्वायरी में पाया जाता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, और अगर उसने गलत काम किया तो फिर उसकी नौकरी चली जाती है। तो इसलिए सस्पेंशन पीरियड में जब तक इंक्वायरी नहीं चलती है तो वो जॉब तो नहीं करता है, काम नहीं करता है, उसे रिपोर्टिंग करनी होती है, बट उसे जिंदा तो रहना होता है। तो जिंदा रहने के लिए उसे सबसिस्टेंस अलाउंस मिलती है, जिसे जीवन निर्वाह भत्ता भी हम कहते हैं। वेयर द एम्प्लॉयर सस्पेंड द वर्कमैन पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट और चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द वर्कमैन, द सबसिस्टेंस अलाउंस शैल बी पेबल। जब तक उसके खिलाफ इंक्वायरी चलती रहेगी तो उसे सबसिस्टेंस अलाउंसेज पेबल होगी। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि उसने गलती की थी, तब तो चलो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, बट अगर पता चलता है कि उसने गलती नहीं की थी और उसे वापस काम पे रखा जाता है, तो सब्सिस्टेंस अलाउंस में के अलावा जो बाकी पैसे उसकी बनते थे वो सारे पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। अब सब्सिस्टेंस अलाउंसेज कितनी होती है जिससे कि वो जिंदा रह सके? एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द वेजेज। मतलब अगर उसे 10,000 रुपये मिलते थे तो उसे 5,000 मिलेंगे। एट द रेट ऑफ 50% ऑफ वेजेज विच द वर्कमैन वाज इंटाइटल्ड टू इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के ठीक पहले उसे जो भी मिलती थी वेजेज, उसकी 50% मिलेगी उसे फॉर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ सस्पेंशन। 3 महीने तक उसे 50% ऑफ वेजेज मिलेगी। नॉर्मली ये सपोज किया जाता है कि इस समय इंक्वायरी हो जाए, बट इंक्वायरी के बाद भी अगर चलते रही तो उसकी क्या गलती है? तो एट द रेट ऑफ 75% ऑफ सच वेजेज फॉर द रिमेनिंग पीरियड, उसके बाद उसे 75% मिलेगी। तो वो जो मैंने एग्जांपल दिया 10,000 वाले केस में, तो उसे 7,500 मिलेगी फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन। इफ द डिलेड कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच वर्कमैन इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कंडक्ट ऑफ सच वर्कमैन। बट इसमें एक कंडीशन है, ये 75% उसे तब मिलेगी जब ये पक्का पता हो, प्रूफ हो जाए कि भाई ये जो इंक्वायरी में लेट हो रही है इन्वेस्टिगेशन में, इसमें वर्कमैन की गलती नहीं है। अगर वर्कमैन के डिले से वर्कमैन आ नहीं रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है, कोई फाइल सबमिट नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में 75% उसे नहीं मिलेगी। If any dispute arises regarding the subsistence allowance payable to a workman, it may be referred to लेबर कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर आईडी एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर एक लेबर कोर्ट होता है एडजुडिकेशन के लिए। तो अगर कहीं डिस्प्यूट होता है कि सबसिस्टेंस अलाउंस की अमाउंट क्या होती है, तो उसके लिए लेबर कोर्ट इस पर डिसीजन देता है, उसकी डिसीजन फाइनल होती है। एवरी सर्टिफाइंग अफसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट में क्या है, अंडर सेक्शन 11, कि जितने भी सर्टिफाइंग अफसर होंगे उनको सिविल कोर्ट की लिमिटेड पावर होगी एविडेंस रिसीव करने के लिए, एडमिनिस्टरिंग ओथ्स के लिए, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कंपेलिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इट शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट। ऐसा इसलिए किया गया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो वो किसी से एविडेंस मांगेगा, एविडेंस लोग नहीं देंगे, उसने किसी को विटनेस के लिए बुलाया, वो विटनेस नहीं आएंगे, तो इससे सिविल कोर्ट का पावर है। इसका मतलब अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात भी हो सकती है। तो इसलिए इसे लिमिटेड सिविल कोर्ट का पावर मिला है फॉर लिमिटेड पर्पसेज। सेक्शन 12 ओरल एविडेंस इन कंट्राडिक्शन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। सेक्शन 12 है टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। नाउ अब इसमें हम बात करते हैं ओरल एविडेंस इन कंट्राडिक्शन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। तो चलो ये हो गया कि अगर स्टैंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई ओरल एविडेंस दिया गया तो उसकी बात की गई है। अब हम इसकी बात करते हैं सेक्शन 12A में, ये क्या कहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। अगर आपकी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कहीं सर्टिफाइड नहीं हुई है तो क्या तब तक कोई स्टैंडिंग ऑर्डर वहां नहीं होगी? तो इस एक्ट के शेड्यूल के अंदर इस मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया हुआ है। कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो उसको वो फॉलो कर सकता है, और यहाँ तक कि उसको भी सर्टिफाई कर सकता है 100%, 90%, 80%। तो नॉर्मली मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया इसलिए गया कि जितने भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है इसको फॉलो करें स्टैंडिंग ऑर्डर्स को बनाते समय, ज़्यादा उनमें डिफरेंसेज नहीं हो जाए। तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स
अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। तो आप चाहो तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को भी फॉलो कर सकते हो। अब जो वो लास्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा उस पर क्या क्या प्रोविजंस है। पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स, हर एक्ट के लास्ट में पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर की बात की जाती है, सो दैट कि भाई लॉ को लोग माने, नहीं तो उनको कोई नुकसान हो सकता है। और कैसे हो सकता है? एन एम्प्लॉयर हु फेल्स टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी पनिशेबल विद फाइन which may extend to 5,000 rupees, and in case of a continuing offence with a further fine which may extend to 200 rupees for every day after the first during which the offence continues। तो ये फिनेंशियल पनिशमेंट दी जाएगी एम्प्लॉयर को अगर वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स नहीं सबमिट करता है। An employer who does any act in contravention of the standing orders finally certified under the act for his industrial establishment shall be punishable with a fine which may extend to 100 rupees. In case of continuing offence, with a further fine which may extend to 25 rupees for every day after the first during which the offence continues। So different type of punishment has been provided, and from the time to time basis government also amends these penalties and fines। Now under this act रूल्स बनाने की प्रोविजंस की गई है कि सेक्शन 15A ऑफ द एक्ट एम्पावर्स द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की कुछ चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई रूल्स भी बना सकती है और जो कुछ एडिशनल मैटर्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं शेड्यूल में। जैसे इस एक्ट में मान लो 10-12 चीज़ें दी गई है और आपको लगता है कि कुछ और नई चीज़ें भी इंक्लूड करनी चाहिए, तो आप उसको इंक्लूड करवा सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, तो उसके लिए रूल्स बना सकती है। सेट आउट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, गवर्नमेंट भी कोई मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना सकती है। प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर्स एंड अपीलेट अथॉरिटीज, अब सर्टिफाइंग ऑफिसर कैसे काम करेंगे, उनके प्रोविजंस क्या होंगे या अपीलेट अथॉरिटीज की, इसके बारे में गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। उसके अलावा फीस क्या लगेगी स्टैंडिंग ऑर्डर्स की कॉपीज को भेजने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए, ये सारी चीजें के लिए रूल्स बना सकते हैं गवर्नमेंट। प्रोवाइड फॉर एनी अदर मैटर विच इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड, या कोई इससे रिलेटेड कोई भी मैटर हो उस पर वो रूल्स गवर्नमेंट बना सकती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में शेड्यूल की मैंने बात की थी, यही मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर थे जो इस एक्ट के लास्ट में एक शेड्यूल है, उसमें ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात की गई है जिसको फॉलो कर सकते हैं कंपनीज। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, पब्लिकेशन ऑफ वर्क टाइम, हॉलीडेज, पे डेज एंड वेज रेट्स, ये चीजें डालनी है स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। शिफ्ट वर्किंग, कितने शिफ्ट होंगे, शिफ्ट का टाइम क्या होगा, अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, कैसे लगेगा, लेट जो आएंगे उनकी अटेंडेंस कैसे लगेगी, लीव कितने हैं, हॉलीडेज कितनी मिलेगी, कैजुअल लीव का क्या सिस्टम है, पेमेंट ऑफ वेजेज कैसे होंगे, किस तारीख तक वेजेज मिलेगी, स्टॉपेज ऑफ वर्क कैसे होगा, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे नौकरी से हटाया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे ली जाएगी मिसकंडक्ट के होने पे, सस्पेंड कैसे किया जाएगा, डिसमिस कैसे किया जाएगा, और कंप्लेंट्स अगर आती है तो उसको कैसे सेटल आउट किया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजंस मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में है जिसको कोई कंपनी फॉलो, कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री फॉलो कर सकती है और इससे रिलेटेड चीजें बना सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। In my next lecture, I will be discussing about another act. So thank you very much for attending my class. Thank you everybody.